हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स गुरुकुल। अगर आप स्टूडेंट हो, रिसर्च कर रहे हो या किसी एकेडमिक प्रोजेक्ट के लिए प्रपोज़ल लिखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोज़ल के फॉर्मेट के बारे में, क्या होता है, कैसे लिखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें इंक्लूड करनी होती है एक इफ़ेक्टिव प्रपोज़ल बनाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि अब मोस्ट ऑफ द जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब अब पीएचडी के ब्रोशर निकाल रही हैं और आपको वहाँ पे पीएचडी में अप्लाई करना है। तो चाहे आप नेट कैटेगरी हो, जेआरएफ कैटेगरी हो या पीएचडी ओनली कैटेगरी हो, और अगर आप भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको अपना प्रपोज़ल उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि डेडलाइन पास आ रही होती है और हमें समझ ही नहीं आता कि रिसर्च शुरू कहाँ से करनी है। बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं, जो कि है रिसर्च प्रपोज़ल। तो अगर आपने प्रपोज़ल प्रॉपरली बनाया है तो आपके पास एक क्लियर रोड मैप होता है। ये आपको हेल्प करता है अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में, टाइम मैनेज करने में और रिसर्च के गोल्स को क्लैरिफाई डिफाइन करने में, ताकि आप लास्ट मिनट पैनिक से बच सको। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिसर्च प्रपोजल के कंप्लीट फॉर्मेट को स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, टाइमलाइन, बजट, रेफरेंसेस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। तो बेसिकली रिसर्च प्रपोजल आपके जो भी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी एक प्लान्ड आउटलाइन मैप होता है, जो कि आपको गाइड करता है। ये आपको बताता है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए: व्हाट यू विल डू, व्हाई यू विल डू एंड हाउ यू विल डू। तो ये जो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन है ये आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताएगी कि एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल की। तो देखो, जब भी आपका कोई रिसर्च प्रपोजल ओपन करेगा तो सबसे पहले वो आपका टाइटल ही पढ़ेगा। तो आपका टाइटल कंसाइज होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। मतलब कि आपके पूरी रिसर्च का फोकस पॉइंट क्या रहेगा, आपका जो शोध है आपके स्पष्ट रूप से उसे दर्शाना चाहिए। यानी कि आपके आउटलाइन को, आपके टॉपिक को क्लियरली बताना चाहिए कि आपकी पूरी जर्नी जो होगी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट की वो किस पे फोकस होगी। फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि बिल्कुल क्लियरली कंसाइजली इसने टॉपिक को एक्सप्लेन किया है कि हम लोग इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे ऑनलाइन लर्निंग के ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब एक स्ट्रॉन्ग टाइटल सबसे पहला इंप्रेशन आपके रिसर्च का बता देता है। जब भी किसी के हाथ में भी आपका रिसर्च प्रपोजल होगा तो वो आपका टाइटल रीड करेंगे। अगर आपका टाइटल स्ट्रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली हमारा अटेंशन उस टॉपिक की तरफ जाएगा। अगर टॉपिक इम्प्रेसिव है तो आपको रीडर्स को उसे पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो इतना अच्छा आपको एक अपना टॉपिक रखना है कि वो बहुत अच्छे से बताए कि आपकी स्टडी किस बारे में होनी चाहिए। आपको जार्गन वर्ड्स को जो है अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपने यूज़ भी किया है तो इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि प्रपोज़ल में उसको अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया हो। एक अच्छे से वेल क्राफ्ट टाइटल जो होता है वो बहुत ज़रूर इम्पैक्ट डालता है आपके प्रपोज़ल में, जो भी आपको रिसीव होगा बाय योर रिव्यू कमिटीज़ या फिर फंडिंग बॉडीज़। तो जब हमारा टाइटल तैयार हो जाता है उसके बाद हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, उसका परिचय देना। जब आप को कोई इंटरव्यू में आप जाते हो तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, बोला जाता है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो उसमें आप अपने बारे में बताते हैं कि आपका नाम क्या है, आपने कहाँ तक स्टडी करी है, कहाँ से स्टडी करी है। वैसे ही एक प्रपोज़ल का भी एक इंट्रोडक्शन होता है जो कि उसके बैकग्राउंड को एज वेल एज प्रेजेंट को भी दर्शाता है। यानी कि आपके रिसर्च टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको वो बहुत अच्छे से समझाएगा। आपके इस रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एज वेल एज उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, आपके रिसर्च क्वेश्चन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर होते हैं।
अब बात आती है कि हम इंट्रोडक्शन को भी कैसे डिवाइड करेंगे, उसमें किस तरीके से हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम जो भी हमारा रिसर्च एरिया है उसका एक ओवरव्यू हम प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पास्ट क्या रहा है और आज के टाइम पे ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसका करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, उसको भी हम इसमें लिखते हैं। तो ये बेसिकली रीडर्स को हेल्प कर देता है एक ब्रॉडर लैंडस्केप को समझने में कि आपकी रिसर्च का जो मुद्दा है या शोध है वो किस तरीके से स्थित आपने किया हुआ है। फिर सेकंड में आता है इसी के अंदर रिसर्च प्रॉब्लम, जहाँ पे आप बेसिकली जो भी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी है थ्रू योर लिटरेचर रिव्यू, जो भी आपने गैप्स निकाले हैं, तो उसको आप यहाँ पे लिखते हो, जिससे आप ये बताते हो कि आपका जो रिसर्च एम है वो कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहता है। आपकी प्रॉब्लम जिसको आप एम करना चाहते हैं वो ज़रूरी क्यों है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये आपके प्रपोजल का जस्टिफिकेशन देते हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस की, तो आपको इसमें बताना होगा कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, प्रैक्टिस है, पॉलिसीज़ है, उस पर आपकी रिसर्च का इम्पैक्ट क्या होगा। आपको उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को बताना है, उसके थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस को बताना है और इससे क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको वो भी बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमें हरी हेडिंग आती है इसमें वो है लिटरेचर रिव्यू, जिसे हम कहते हैं साहित्य समीक्षा। तो इसमें आप बेसिकली जो भी आपके एग्जिस्टिंग स्टडीज़ हैं उस टॉपिक पे जो भी आपने रीड करा है उसको आप इसमें बताते हैं। ठीक है, जो आपके पास प्रेजेंट में स्टडीज़ अवेलेबल है, उन स्टडीज़ को पढ़ने के बाद आप उसमें से गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली जब आप भी कोई प्रपोजल पढ़ते हैं या एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें आप गैप फाइंड आउट करते हैं कि इस टॉपिक पे या इस आर्टिकल में ऐसा क्या कमी है जो मेरी रिसर्च पूरा कर सकती है। तो आपको इस तरीके से अपने प्रपोज्ड जो रिसर्च है उसकी नीड को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली एक समरी नहीं है पास्ट स्टडी की, एक क्रिटिकल एनालिसिस है जो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है कि आपकी अपने फील्ड में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इसमें आपको मेन थ्योरीज आपकी क्या रहेंगी, मेथडोलॉजीज़ क्या रहेंगी, आपकी फाइंडिंग क्या होंगी टॉपिक से रिलेटेड, कंसिस्टेंट पैटर्न्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होंगे, उसको बताता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पिन पॉइंट करता है कि आपके जो स्पेसिफिक एरियाज़ होंगे जहाँ पे रिसर्च की कमी है वहाँ पे, या फिर जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कम हुई है वहाँ पे आपका स्टडी कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। एम्स बेसिकली बताता है कि आपका ओवरऑल पर्पस क्या रहेगा रिसर्च का। ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे से मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम एम की बात करें अगर इसमें, तो आपका एम बिल्कुल एक ब्रॉड स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपका रिसर्च क्या अचीव करना चाहता है। इसमें बेसिकली आपके पूरी स्टडी का कोर इंटेंट होता है, जो कि आपकी जो भी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। आपके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइज होने चाहिए, एक्शनेबल स्टेटमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने हवा में बातें कर दी और उसके बाद रियलिटी में वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आपको ऐसी स्टडी नहीं करनी है, आपको ऐसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं जो कि आप एक्शंस के थ्रू अचीव कर पाओ और ख़ुद भी आप उन चीज़ों को मैनेज कर पाओ। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स रख लिए या बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स रख लिए, लेकिन अगर हम उसको मैनेज नहीं कर पाए अपनी स्टडी में, सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी में हम नहीं इंक्लूड कर पाए आगे जाके, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा हमें एक स्मार्ट क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव्स को बनाते टाइम अपनाना चाहिए, जैसे कि एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो आपका हर एक ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली आपके ओवरऑल जो एम है उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा उसके बाद टॉपिक आता है वो है रिसर्च क्वेश्चंस या फिर हाइपोथेसिस। रिसर्च क्वेश्चंस, जैसे आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका आप आंसर करते हैं, तो एज वेल एज रिसर्च क्वेश्चंस भी बेसिकली ये डिफाइन करते हैं कि आपकी स्टडी किन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे ढूंढेगी। तो हाइपोथेसिस बेसिकली टेस्टेबल प्रिडिक्शंस होती हैं जो हम पहले से लेके चलते हैं बेस्ड ऑन द थ्योरी। तो ये आपके रिसर्च डिज़ाइन और मेथडोलॉजी को गाइड करती है।
रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी रिसर्च कोशिश करेगी उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। तो ये भी आपके क्लियर होने चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए और डायरेक्टली आपके रिसर्च प्रॉब्लम से जुड़े होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ऑब्जेक्टिव्स कुछ और लिए हैं, प्रॉब्लम कुछ और ली है और क्वेश्चंस कुछ और ले लिए। तो जब भी आप अपना प्रपोजल बना रहे हैं तो ये मेक श्योर करिए कि उसमें एक सीक्वेंस आपका बन रहा हो। रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आपके क्वालिटेटिव स्टडीज़, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन द आउटकम्स। हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस बेसिकली डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है जो आपके वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन जो है वो बताती है और जिसको आपको टेस्ट करना है। हाइपोथेसिस जो है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा यूज़ होती हैं, शुड बी फॉल्सिएबल, मतलब कि उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उनको गलत प्रूफ करा जा सके। ठीक है, तो बेसिकली एक वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस जो होता है वो आपके टेस्टेबल रिसर्च डिज़ाइन के लिए ज़रूरी होता है। सो बेस्ड ऑन योर डेटा कि आप बेसिकली क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे या क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आप रिसर्च क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे कि हाइपोथेसिस इंक्लूड करेंगे या दोनों इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इस सेक्शन में बेसिकली ये डील किया जाता है कि रिसर्च क्या इंटेंट करना चाहती है, क्या एड्रेस करना चाहती है, क्या कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहते हो। आपके रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छे से जो आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया होगा वह यहाँ पे उसी प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा और अच्छे से इलेबरेट होके लिखते हैं, मोर स्पेसिफिक उसकी डिटेल्स देते हैं और उसमें हम इम्पॉर्टेंस उसकी क्या है उसके लिए रेलिवेंट एविडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस सेक्शन में बेसिकली आपका स्पेसिफिक नॉलेज गैप होना चाहिए, जो भी प्रैक्टिकल चैलेंज है जो भी आपकी रिसर्च फिल करेगी उसके बारे में लिखा होना चाहिए। आपके जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन पर का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन निकलेगा वो होना चाहिए। करंटली उसके बारे में आप क्या जानते हो और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अभी भी अननोन है उसके बारे में आपको इसमें लिखना होता है। आप अगर आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम निकाली है अगर उसको हमने हैंडल नहीं किया या उसको स्टडी नहीं किया, उसको एड्रेस नहीं किया तो उसके क्या क्या आपके परिणाम हो सकते हैं, आपको उसमें वो भी दर्शाना होगा। इसके अलावा क्लियर आर्टिकुलेशन होना चाहिए कि आपका जो प्रपोज रिसर्च है वो क्यों ज़रूरी है और कौन कौन से स्टेप्स आप लेंगे उस प्रॉब्लम को समझने में और उसका सॉल्यूशन निकालने में। नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी। इसमें बेसिकली ये होता है कि आप किस बेसिस पे अपना रिसर्च करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन आप क्या यूज़ करेंगे, क्या आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे, क्या क्वांटिटेटिव यूज़ होगा, क्या मिक्स्ड मेथड आप यूज़ करेंगे, आप अपने डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से मेथड्स होंगे, कौन से टूल्स होंगे, क्या सैम्पलिंग क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होता है, एनालिसिस टेक्निक्स क्या होती हैं, ये सब हमारी मेथडोलॉजी कवर करती है। तो ये सबसे एक क्रूशियल पार्ट होता है हमारे रिसर्च प्रपोजल का। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने जो भी रिसर्चर है वो अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से यहाँ पे रेप्लिकेट करे, पूरे अच्छे से इनफ डिटेल दे कि कोई भी अगर आपके मेथडोलॉजी को पढ़े तो उसे समझ में आए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका रिसर्च पैराडाइम क्या है। आप उसको जस्टिफिकेशन भी देंगे क्यों आपके पैराडाइम जो है आपके रिसर्च क्वेश्चन से मैच करता है। अब इसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन, आपको यह स्पेसिफाई करना होगा कि आप कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करेंगे। क्या आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे, क्या आप सर्वे रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करेंगे, क्या आप केस स्टडी मेथड होगा या फिर एथनोग्राफिक स्टडी हो गया, फील्ड में खुद जाके टाइम स्पेंड करके डेटा कलेक्ट करेंगे। ये आपको रिसर्च डिज़ाइन अपने स्टडी के बारे में बताना है। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेंट एंड सैम्पलिंग। इसमें आपको अपने टारगेट को डिस्क्राइब करना है। बेसिकली आपका पॉपुलेशन क्या रहेगा, आप कौन से सैम्पल साइज़ आप कितने लेंगे, आपकी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप अपना कैसे लोगों से बातचीत करेंगे या सैम्पल साइज़ कैसे रखेंगे, वो आपको इसमें बिल्कुल टोटली क्लियर करना है कि आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अपनाएंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अपनाएंगे, वो सब आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। उसके बाद आता है डेटा कलेक्शन। इसमें आप बताएंगे कि आप डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, यानी कि जब आप फील्ड पे जाएंगे तो आप कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे लोगों से डेटा कलेक्ट करने में। क्या आप लोगों के इंटरव्यूज़ करेंगे या आप क्वेश्चनायर बना के क्वेश्चनायर को फिलअप कराएंगे या आप ऑब्जर्वेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे।
या आप सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको इसमें क्लियर करना होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा एनालिसिस। यहाँ पे आप बताते हैं कि आप स्टैटिस्टिकल या क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक जो भी आप अपने डेटा एनालिसिस में यूज़ करेंगे, आप उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। एज वेल एज लास्ट आता है एथिकल कंसिडरेशन, यानी कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि किसी के साथ भी कोई मानहानि ना हो, किस तरह से आप सबकी गोपनीयता यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको फॉलो करेंगे। आपको हर किसी से जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो उनकी कंसेंट लेना ज़रूरी होगा। ये सब बातें आप यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है टेंटेटिव चैप्टराइजेशन। टेंटेटिव चैप्टराइजेशन में बेसिकली आप अपने पूरे थीसिस का एक आउटलाइन यहाँ पे देते हैं, जिसको हम कहते हैं टेंटेटिव चैप्टराइजेशन। इसमें बेसिकली जो भी आपका प्रपोज स्ट्रक्चर है, जो भी आप फाइनल रिसर्च आउटपुट निकालेंगे, चाहे वो डेजर्टेशन हो, थीसिस हो या कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हो, टेंटेटिव चैप्टरेशन एक आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आपकी रिसर्च जो है वो अनफोल्ड होगी और प्रेजेंट होगी। जैसे कि जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उस बुक में एक चैप्टराइजेशन आपको दिया होता है। आप कंटेंट्स पे जाते हैं तो आपको एक चैप्टर की स्कीम दी होती है कि फर्स्ट चैप्टर इस ये है, सेकंड चैप्टर ये है, थर्ड चैप्टर ये है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आपकी नॉलेज इन्हेंस होती जाती है। सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप, आपको प्रोवाइड की जाती है कि एक चैप्टर जो है वो दूसरे चैप्टर से कैसे रिलेटेबल है। तो चैप्टर 1 जैसे कि हमने डाला इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने पूरा बैकग्राउंड बताया, अपनी प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट बताया, एम्स, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, स्कोप, सिग्निफिकेंस, सब कुछ बताया। ऐसे ही चैप्टर 2 आपका हो गया लिटरेचर रिव्यू, जिसमें आपने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बताया, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग स्टडीज़, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया। चैप्टर 3 हो गया मेथडोलॉजी, जहाँ पे आपने अपना रिसर्च डिज़ाइन, पॉपुलेशन सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस टेक्निक्स क्या आप यूज़ करेंगे, एथिकल कंसिडरेशन को कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में हुआ। चैप्टर 4 जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी आपकी फाइंडिंग आएगी, यानी कि आप जो भी अपना डेटा प्रेजेंट करेंगे, आपकी की फाइंडिंग्स क्या क्या निकली हैं, वो आप इसमें इंक्लूड करेंगे। और लास्ट चैप्टर होता है डिस्कशन एंड कंक्लूजन, जिसमें आप अपनी फाइंडिंग्स को इंटरप्रिटेट करेंगे, उनके इम्प्लीकेशंस को बताएंगे, उनकी लिमिटेशंस को भी बताएंगे, फ्यूचर में उसके ऊपर क्या रिसर्च की जा सकती है उसको आप इसमें डिस्क्राइब करेंगे, एज वेल एज जो भी आपकी पूरी स्टडी रही है उसका एक ओवरऑल कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष आप इसमें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, डेट इज़ रेफरेंसिंग। फाइनल सेक्शन ये होता है हमारे रिसर्च प्रपोजल का, और बहुत ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको इसमें अपने एथिक्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है कि आप किसी का डेटा जो है वो चोरी ना करें, आपके ऊपर कॉपीराइट इश्यूज़ ना आए, आप अच्छे से 10% जो हमें अलाउड है उसके अकॉर्डिंग करें। तो बेसिकली आपका ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो है वो आपके सारे सोर्सेज जो भी आपने अपने प्रपोजल में साइट करे हैं, यानी कि जिन जिन आर्टिकल्स की आपने हेल्प ली है, उन आर्टिकल्स में भी जिन जिन आपने ऑथर्स की हेल्प ली है, उन सबको आपको यहाँ पे प्रॉपर साइटेशन देना ज़रूरी होता है। अब साइटेशंस के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि APA हो गया, MLA हो गया, हार्वर्ड हो गया, शिकागो हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी रेफरेंसिंग देनी होगी, और जो भी साइटेशन आप देंगे वो टोटली एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आप उसमें अपना जो है फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी हम आपको एक वीडियो जल्दी ला के देंगे कि APA स्टाइल रेफरेंसिंग क्या होती है, MLA स्टाइल रेफरेंसिंग क्या होती है, जिसमें हम आपको सीक्वेंस बताएंगे कि ऑथर का नेम कब आता है, पब्लिकेशन ईयर कब लिखते हैं, और आपका आर्टिकल का नेम किस तरीके से लिखा जाता है, तो वो हम उसमें डिस्क्राइब करेंगे। इसको आपको अच्छे से समझना होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी साइटेशन देनी होगी। तो इसमें बेसिकली पूरी लिस्ट होनी चाहिए, जो भी स्कॉलरी आर्टिकल्स, बुक, रिपोर्ट्स या जो भी मटेरियल्स आपने अपने प्रपोजल में यूज़ करे हैं उन सबको आप क्या यहाँ पे रेफरेंसिंग होना चाहिए, और आपको प्रॉपर रेफरेंसिंग होनी चाहिए, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली आपको वो रेफरेंसिंग देनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर रेफरेंसिंग नहीं देंगे कि जिससे आपने ओरिजिनल सोर्स जो या ओरिजिनल ऑथर्स है जिनसे आपने अपना डेटा जो है, या अगर आपने उनको क्रेडिट नहीं दिया, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली हाईलाइट करता है कि आपके जो भी प्रपोज स्टडी है उसकी फाउंडेशन क्या है और आपने कौन कौन से लिटरेचर को स्टडी किया है। सो इट्स योर कमिटमेंट टूवर्ड्स इट कि आप उनको प्रॉपरली साइटेशन दें। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। बेसिकली एक फॉर्मेट क्या होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल का,
और अगर आपको अपने रिसर्च प्रपोजल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने आपको अपना नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल का जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास इसके लिए काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि BHU, JNU, HCU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो वो आपकी टोटली हेल्प कर सकते हैं आपका भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल बनाने में। सो अगर आपको भी हमारे गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एज वेल एज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में भी, और ऐसे ही हमारे कंटेंट को शेयर करते रहिए। फिर आपसे मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।